सुस्मिता जी घर के सारे कार्य निपटाकर बत्तियां बुझाकर जब अपने बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लेटी, उस समय उनका अनुमान था कि लेटते ही नींद आ जाएगी। लेकिन शरीर के जरा से आराम में आ जाने के बाद विचारों के जिस गुंजलक में वो गिर गई, उसमें नींद आने की संभावना दूर दूर तक नहीं थी। इस समय उनके विचारों का केंद्र अपना बीता हुआ समय वरुण सक्सेना या उनके परिवार के अन्य लोगों में से कोई और नहीं बल्कि उनके घर के बाहरी कक्ष में सोया हुआ उनका अपरिचित युवा मेहमान सुधीर था। वो न जाने किस मोह ममता या आकर्षण के वशीभूत उसे अपने साथ अपने घर में ले आई थी। शायद वो स्वयं भी नहीं जानती थी, लेकिन अब उससे कुछ देर एकांत में बातें कर लेने के बाद, उसकी कहानी जान लेने के बाद और उसकी जिंदगी के चंद अनदेखे रहस्यों को कूद लेने के बाद उनके दिल में उस युवक के लिए दिलचस्पी के स्थान पर हमदर्दी ही उभर आई थी। यौवन के बेशकीमती वर्ष के पड़ाव पर खड़ा ये सुदर्शन युवक उन्हें वास्तव में अपना पुरुष प्रतिरूप दिखाई पड़ने लगा था। कितना विचार साम्य था सुस्मिता जी और सुधीर में। सुस्मिता जी ने भी बिना अपना आगा पीछा सोचे समझे अपने जीवन में एक ऐसे विवाहित पुरुष से प्यार किया जो पहले ही 3 बच्चियों का पिता था तथा जिसकी पत्नी जीवित ही नहीं बल्कि पति के साथ बाकायदा रह रही थी। सुधीर ने भी प्यार करने के लिए एक ऐसी औरत चुनी जो 3 बच्चों की मां थी और अपने पति के साथ उलझे ठंडे रिश्ते रखते हुए भी पति के साथ ही रह रही थी। निश्चय ही यदि सुधीर उस औरत के प्यार के प्रति गंभीर और निष्ठावान था तो वो ठीक उसी तरह सोच रहा था जिस तरह कभी सुस्मिता जी के सोचने का ढंग रहा होगा। तब जब वरुण सक्सेना के वजूद के बादल सुस्मिता जी की कल्पना क्यारी में मडराने बरसने को उतरने लगे थे। सुस्मिता जी का पहला प्यार, सुस्मिता जी की जिंदगी का एकमात्र प्यार। लेकिन आज क्या है, सुस्मिता जी के पास एक औरत जब प्यार करती है, किसी पुरुष के प्रति समर्पण करती है तो उसे एक नया संसार मिलता है, एक नई पहचान मिलती है, समाज में एक स्थान मिलता है और मिलती है खेलती मुस्कुराती संतानों की एक महकती फूल बगिया। पर सुस्मिता जी आज जिस मुकाम पर खड़ी है वहां से इस सब सुख संतोष की एक झूठी झलक भी तो नहीं दिखाई देती। क्या हो गया वो जिंदगी का मजबूत फलसफा जो चढ़ती उम्र के दिनों में सुस्मिता जी का जीवन की यूह रचना का आधार था। तो क्या ये युवक सुधीर भी जीवन के किसी मोड़ पर जाकर सुस्मिता जी की भांति चुका थका और खाली खाली सा रह जाएगा? क्या सब कुछ जानते समझते हुए भी उसे जीवन की इस बंद गली में जाकर खुलने वाली डगर पर आगे बढ़ने से टोका नहीं जा सकता? क्या सुस्मिता जी सुधीर को अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताकर समझाकर इस रास्ते पर चलने से रोकने की एक कोशिश करके देखे? जिस रास्ते पर सुधीर ने कदम बढ़ा दिए हैं वो किस बियाबान में जाकर छोड़ता है, ये सुधीर को समझाए। ये यदि वह किसी कोशिश करे भी तो 2-3 बातें और उनके तात्विक विचार प्रवाह में खलल डालती है। पहली ये कि सुधीर पुरुष है और इस पुरुष प्रधान समाज में स्थितियों से जूझने लड़ने की जो सहूलियत औरत होने के नाते सुस्मिता जी नहीं पा सकी, वो सुधीर निश्चय ही पाएगा। और इस तरह इस कहानी में फिर पराकाष्ठा पर पहुंचकर शायद बेचारगी के एहसास सुधीर और किरण के पति को नहीं बल्कि स्वयं किरण को ही घेरेंगे। सुधीर शायद किसी चक्रव्यूह में उस तरह न फंसे जैसे सुस्मिता जी फंस गई हैं। वो औरत जो है और महिलाओं के प्रति वर्तमान दौर का समूचा सम्मान भी कहीं कहीं अभी पुरुष मानसिकता को परिचित नहीं कर पाता, ये सुस्मिता जी बखूबी जानती है। दूसरी बात ये थी कि क्या इस तरह की कोई बात या सुझाव सुधीर मानने को तैयार होगा? क्या सुस्मिता जी कहेंगी कि प्रेम मत करो और सुधीर किरण को भूल जाएगा? क्या ऐसा सोचने वाले, इस राह पर चलने वाले अपने सोच के इतने कच्चे होते हैं जो किसी के भी विपरीत समझाने से मान जाए या समझ जाए?
क्या समय सुस्मिता जी अपने अतीत की उन घड़ियों में किसी के समझाने या मार्गदर्शन करने पर मानकर राह बदल लेने की अवस्था में थी? यदि उन संगति दिनों के आलम में सुस्मिता जी को किसी ने सलाह दी होती कि वो वरुण सक्सेना और उनकी गृहस्थी में दिलचस्पी ना ले, तो क्या सुस्मिता जी इस सलाह पर कान देती? क्या दुनिया में दूसरों के मरे जिए से अपने को स्वर्ग नरक मिले हैं कभी? सब अपनी अपनी जिंदगी के अनुभव अपनी ही जिंदगी से लेते हैं ना। तीखे तल्ख हो या मादक मीठे, यदि आदमी दूसरों की जिंदगी से सीख समझ जाए तो फिर अपनी जिंदगी का क्या करे? उसका उपभोग गाय में रहे हैं न, और भी न जाने क्या क्या कितनी देर तक सोचती रहती। सुस्मिता जी यदि बाहर से कुछ तेजी से खड़कने की आवाज न आती, वो चौकी कुछ आहटें सुनी उन्होंने, कुछ सरकने की सी आवाज उन्होंने सोचा ये शायद सुधीर पेशाब आदि के लिए उठा होगा और अंधेरे में बत्ती का स्विच न ढूंढ पाने के कारण ऐसे ही निकला होगा। शायद इधर उधर रखी किसी चीज से टकरा गया हो। एक बार उन्हें ख्याल आया कि देखने के लिए उठे, लेकिन दूसरे ही क्षण सुस्मिता जी ने सोचा उसे स्वयं ही ढूंढ ढांढ कर काम चला देने दे। ये भी तो था कि इतनी हल्की सी आहट पर उठकर यदि वो सुधीर के कमरे में चल देती है तो कहीं वो नौजवान ये ना सोचने लग जाए कि सुस्मिता जी अब तक जाग क्यों रही हैं। उनकी बेचैनी और आकुलाहट कहीं उसके दिल में फिजूल कोई और संशय न भर दे। यही सोचकर सुस्मिता जी आहटों को अनदेखा करके पड़ी रही, ऐसे जैसे गहरी नींद में हो। कुछ देर बाद एक आहट और हुई। अब ही बार ऐसा लगा जैसे 2-3 आहटें एक साथ हुई, लेकिन ये आवाजें बाहर से आई थी। फिर थोड़ी भागम भाग की सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई तेज चाल चलता हुआ रह रहकर दौड़ रहा हो। किसी के कूदने की आवाज पर सुस्मिता जी ने अंधेरे में ही आंखें खोली। वो सब थोड़ी सी चिंतित ही भी हुई, लेकिन तुरंत ही वो आश्चर्य भी हो गई। वो शायद गली के लड़कों या उन लोगों की आवाजें थी जो रात को सिनेमा का आखिरी शो देखकर लौटे होंगे और जब धींगा मस्ती करते इधर उधर अपने अपने घरों में दाखिल हो रहे थे, किंतु उनका मन न माना। थोड़ी देर बाद फिर से वो उठी। उठकर उन्होंने कमरे की लाइट जला दी। इधर उधर देखा, सब कुछ ठीक ठाक था। बाहर निकली। सुधीर ने कमरे का दरवाजा उसी तरह उटकाया हुआ था जैसे उन्होंने रात को छोड़ा था। कहीं कोई हलचल नहीं थी। वो संतुष्ट हो गई और टॉयलेट में होकर पुनः अपने बिस्तर पर आ लेटी। उन्होंने बत्ती बुझाने के बाद एक बार अंधेरे में ही उस कमरे के दरवाजे की ओर फिर से देखा जहां सुधीर सोया हुआ था। फिर पूर्ण लेटकर सोने का प्रयास करने लगी। जल्दी ही नींद आ गई उन्हें। सुस्मिता जी सुबह सोकर उठी तो काफी तरोताजा थी। उन्होंने घड़ी में समय देखा। अभी अंधेरा पूरी तरह छटा नहीं था, पर फिर भी रोशनी के पंख फड़फड़ाते यहाँ वहाँ दिखाई देने लगे थे। बिस्तर व्यवस्थित कर रखने के बाद वो बाहर चौक में निकल आई। दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर वापस कमरे में आई तो एक प्याला चाय पीने की इच्छा हुई। पहले सोचा थोड़ी सी देर और प्रतीक्षा कर ले, सुधीर के सोकर उठने के बाद ही चाय बनाए, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपने लिए ही चाय बना लेने के ख्याल से निकलकर रसोई में आई। सुधीर 2-3 दिन की यात्रा और थकावट के बाद चैन की नींद सोया था। न जाने कितनी देर बाद सोकर उठे। इसी विचार से उन्होंने अपने लिए चाय का पानी चढ़ा दिया। सहसा रसोई की खिड़की से ध्यान बाहर गया तो सुस्मिता जी खिड़की के पास सड़क आई। उन्होंने देखा बाहर कुछ लोग इकट्ठे होकर किसी गंभीर बातचीत में मशगूल हैं। खिड़की के बाहर का दृश्य देखकर वो हैरान सी होती दरवाजे तक चली आई। इससे पहले कि वो स्वयं बाहर का माजरा जानने के लिए दरवाजा खोलती, दरवाजा बाहर से ही खड़खड़ाया जाने लगा। शायद एक बार जोर से दरवाजे में लगी कॉल बेल भी बजी। घबराकर सुस्मिता जी ने दरवाजा खोला। सामने 3-4 युवक खड़े थे। 2 एक अपरिचित से थे, पर साथ में 2-3 पड़ोस के लोगों को भी देखकर वो कुछ आश्चर्य हुई। सामने वाले मेहता साहब के लड़के चंदर को संबोधित करते हुए बोली, क्या बात है चंदर, आंटी आपको कुछ पता है? रात को यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। बुरी तरह घबरा गई सुस्मिता जी।
कैसी गड़बड़, क्या हो गया? ऐसा लगता है रात को यहाँ कुछ लोग आए थे। 1 बजे के करीब राधा मोहन जी ने 2-3 लोगों को खिड़की से भागते हुए देखा भी था, तो ये उठे बाहर आए। इन्होंने आवाज दी तो मैं भी जाकर बाहर आ गया, पर उस समय तो कुछ दिखाई नहीं दिया। हम लोग इधर उधर देखकर सो गए जाकर। पर अभी थोड़ी देर पहले इनका दूध वाला आया तो उसने आपके गेट के बाहर ही एक चाकू और कोई कपड़ा पड़ा देखा, बुरी तरह खून से सना हुआ। कहते कहते चंदर उत्तेजित होकर लगभग हाफने सा लग गया था। साथ के लोग भी हैरानी और आश्चर्य से उसकी बात का समर्थन आंखों से ही कह रहे थे। क्या चीज सी पड़ी सुस्मिता जी? हाँ, हमने वो चीजें किसी को छूने नहीं दी। देखिए वहीं पड़ी है। ऐसा लगता है यहीं कहीं आसपास रात को कोई झगड़ा या मारपीट हुई है और भागते भागते वो लोग खून से लथपथ चाकू और कपड़े यहाँ डाल गए। सुस्मिता जी का माथा ठनका। वो उन लोगों को वहाँ वैसे ही खड़ा छोड़कर बिजली की गति से पास वाले कमरे की ओर दौड़ी। न जाने किस अनिष्ट की आशंका ने उन्हें एकाएक आ घेरा। उन्हें जाते देख उनके पीछे पीछे चंदर तथा 2-3 और लोग भी भीतर दाखिल हो गए। जब सुस्मिता जी ने कमरे का उड़काया हुआ दरवाजा खोलकर एक झटके से पर्दा उठाया तो एक साथ 2-3 चीखें निकल गई। सामने ही पलंग पर लगभग आधा नीचे की ओर लटका हुआ खून से लथपथ सुधीर का शव पड़ा था। शरीर पर जगह जगह चाकू के किए गए हमलों के घाव के निशान थे। चादर पूरी तरह खून से सनी हुई थी और अब तक सूख चुके रक्त की एक गहरी काली सी धारा बहकर दरवाजे के बिल्कुल समीप तक आ गई थी। कमरे की बाकी हर एक वस्तु ठीक उसी तरह व्यवस्थित थी जैसे रात को छोड़ी गई थी, सिवाय एक मिट्टी के गुलदान के जो खिड़की से नीचे गिर पड़ा था। उसी के टुकड़े और कुछ मिट्टी चिथराई हुई इधर उधर पड़ी थी। कमरे के दूसरी ओर खुलने वाला बाहर का दरवाजा जो रात को भीतर से बंद था, अब बाहर की ओर से बंद कर दिया गया था। बाहर की ओर खुलने वाली कमरे में सिर्फ एक खिड़की थी, पर उस पर व्यवस्थित तरीके से पर्दा पड़ा हुआ था। चंदर ने आगे बढ़कर पर्दा सरकाकर देखा तो उसके पीछे के शीशे वाले और लोहे वाले दोनों दरवाजे यथावत बंद थे। सुस्मिता जी के होश फाख्ता हो गए। वो दशहत में न आई। ये निसंदेह उसी पल का वाकया था जब रात को सुस्मिता जी ने आहटें सुनी थी। न जाने कौन लोग थे, क्या बात थी। काश उसी समय उठकर सुस्मिता जी देखने आई होती, बत्ती जला दी होती उन्होंने, तो मुमकिन है ये हादसा टल जाता या और कोई सुराग हाथ आता। वो किंतरकीय मुड़ सी हो गई। पास पड़ोस के लोग एक साथ दुगने विषम्य पड़ गए। सुस्मिता जी के इस रिश्तेदार को आज तक कभी किसी ने देखा या जाना नहीं था। वो तो ये भी नहीं जानते थे कि लंबी छुट्टियों में बाहर चली गई सुस्मिता जी लौट कब आई थी और ये कौन व्यक्ति उनके साथ आया था। भीड़ में एक एक दो दो करके पल प्रतिलप इजाफा ही होता जा रहा था और लोगों की तादाद जितनी अधिक होती जा रही थी, घबराई हुई सुस्मिता जी उतनी ही अकेली होती जा रही थी। कुछ परिचित लोग थोड़ी बहुत पूछताछ भी कह रहे थे, पर सुस्मिता जी को तो मानो काटो तो खून नहीं। ये क्या हो गया, अब क्या होगा। मुसीबतों के किसी चक्रवात से घिर गई सुस्मिता जी। बढ़ता हुजूम से अंत होने के बाद उस पर सवालों की छड़ी लगा देगा। पुलिस आ जाएगी, तफ्सीत होगी, किस किस को और क्या क्या बताएगी, वे क्या परिचय देगी सुधीर का, क्या कैफियत देगी रात भर के लिए उसके यहाँ उनके घर में होने की। कौन उनकी इस बात का विश्वास करेगा कि एक अनजान से अजनबी युवक को यूं ही रात में अपने घर में ठहरा लिया था उन्होंने। यदि ये सिद्ध भी कर दिया गया कि वो उस युवक को जानती नहीं, खून के बारे में जानती नहीं, तो इससे और क्या क्या सिद्ध कर देगी। वो अविवाहित सुस्मिता जी अनजान युवक को रात में अपने घर में सुलाने का क्या सबब बताएगी जमाने को। ये सब क्या हो गया। सुस्मिता जी के दिमाग में काम करना बंद कर दिया।
एकत्र हुए लोगों की नजरें तरह तरह के सवाल और शंकाएं लिए हुए थी। फिर भी सहानुभूति में सहायता के लिए जिज्ञासा से आदतन भी लोगों की आवाजाही और मुस्तैदी शुरू हो गई थी, परंतु सीधे सुष्मिता जी से कुछ भी पूछने का साहस अब तक किसी को भी नहीं हुआ था। कुछ लोगों को सुष्मिता जी सुधीर का परिचय अपने एक रिश्तेदार के रूप में गोलमोल रूप से दे चुकी थी, लेकिन वो लोग भी जो इस राज को जान गए थे कम हैरत में नहीं थे। यदि किसी को रिश्तेदार भी बता दिया जाए तो सुष्मिता जी का दुनियादारी के हिसाब से थोड़ा रोना कल्पना तो चाहिए था। सिर्फ हैरान परेशान होने से तो दुनिया समाज की तसल्ली नहीं देती ना। पुलिस आ जाने की सगबगाहट सुनाई पड़ी तो सुष्मिता जी की प्रत्युपन्नति ने सहसा उनकी विघ्न बाधा को थोड़ी देर के लिए कम कर देने के लिए बहाना खोजने का पीड़ा उठा लिया। परिस्थिति को नाटकीयता को टालने की गरज से वो इंस्पेक्टर को इशारे से पहले जरा अलग एकांत में ले गई और पहले ही सारी स्थिति स्पष्ट बताकर उसे विश्वास में लेने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा यहाँ सबके सामने कोई अपमानजनक ताकनीय स्थिति पैदा होने से बेहतर ये होगा कि वो एक जिम्मेदार से मुलाजिम को वस्तु स्थिति समझा दे और फिर हो सकता है कि वही उन पर विश्वास करके उन्हें इस मुसीबत से उबारने का कोई रास्ता बता दे। यदि उसने उनकी बात मानने से कोई हिल हुज्जत या ना नुकुर कोई भी होती, कम से कम भीड़ के सम्मुख प्रताड़ित या अपमानित होने से तो बच जाएगी। इस अवसर के लिए ये भी बहुत जरूरी बन गया था कि माहौल की रहस्यमयता पर परा पर्दा यहाँ संभव बना रहने दिया जाए। सार्वजनिक रूप से अपने को बेकसूर सिद्ध करने की बचकानी कोशिश इस समय बेमानी थी। वास्तव में भारतीय न्याय और कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यही है कि इसमें कोई वारदात होने पर तत्काल जब सबके अधिक संवेदनशीलता और धैर्य की आवश्यकता होती तब पुलिस महकमे की सबसे निष्ठुर और उज्जवल पंक्ति से अपना वास्ता पड़ता है। पुलिस विभाग के वरिष्ठ परिपक्व और संवेदनशील व्यक्तियों तक अपनी बात जब पहुंचती है तब तक नीचे वालों की बदसलूकी से आप भौंतरा पत्थर बन चुके होते हैं। ऐसे में सब गड्ढ-मड्ढ हो जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है और कानून को अधमंत का तथा पुलिस को निष्ठुरता का फतवा मिल जाता है। इसके लिए शायद इस विभाग का पद सोपान अर्थात हायरार्की और आम नागरिकों की अनुभवजन्य मानसिकता के बीच में समीकरण कसूरवार है। पुलिस ने पहला काम यही किया कि अवांछित भीड़ को वहां से हटा दिया। इंस्पेक्टर जयकुमार ने सुष्मिता जी से जब ये सुना कि वो उनसे अकेले में कुछ बात करना चाहती है तो उन्होंने 1 मिनट ठहरने का अनुरोध करके अपने साथियों को संक्षिप्त हिदायतें दे डाली, लेकिन वो सुष्मिता जी को अधिक आश्चर्य नहीं कर सके। 2 व्यक्ति लाश का मुआयना किया, फोटो वगैरह खींच लेने के बाद बारीकी से स्थान का नक्शा बना। अपने तरीके से तहकीकात शुरू हो गई। अब इंस्पेक्टर जयकुमार ने पलटकर सुष्मिता जी की ओर देखा, उन्हें इशारा किया। सुष्मिता जी और जयकुमार दाहिनी ओर बने ड्राइंग रूम में चले गए। सबसे बड़ा लाभ सुष्मिता जी को ये हुआ कि पुलिस के आते ही पुलिस के डर से और तहकीकात तथा पूछताछ के संभावित खतरे से घबराकर लगभग सभी लोग वहां से खिसक लिए थे। आसपास के मकानों की झक्का दुक्का खिड़कियां मामला ये वारदात के दर्शनाभिलाषियों से अब भी सजी हुई थी, पर सामने आकर उनके घर में बने रहने की जहमत उठाना अब किसी भी पड़ोसी ने नहीं गवारा किया था। इस इंस्पेक्टर जयकुमार ने सुष्मिता जी को ये इशारा किया कि अब वो जो कहना चाहे घटना के बारे में विस्तार से उन्हें बता सकती है, तो सुष्मिता जी ने संयम नहीं खोया।
पूरे आत्मविश्वास से और बहुश्वास से उन्होंने अपने रेल के सफर, सुधीर और किरण से अपने परिचय, उन दोनों के बीच का संबंध, इरादा और यहाँ आकर ठहरने की सभी जानकारी नपे तुले शब्दों में यथासंभव प्रामाणिकता के साथ सुना डाली। इंस्पेक्टर जयकुमार सुस्मिता जी से बात हो जाने के बाद काफी संतुष्ट और प्रभावित नजर आए। वो उनकी सूझबूझ से आश्वस्त हो गए और अपनी ओर से की जाने वाली कार्रवाइयों में तल्लीन हो गए। सुस्मिता जी का जी थोड़ा हल्का हो गया। संशय और डर के बादल कुछ छितराए से हो आए। उन्हें कम से कम इतना तो विश्वास हो गया कि उनका पाला एक विश्वसनीय, ईमानदार और समझदार पुलिस वाले से पड़ा है और अब वो फिजूल की जहमत और मुफ्त की या सस्ती बदनामी से तो बच जाएगी। शायद किसी बड़ी चरित्रगत बदनामी का कोई कलंक उनके साथ अब न जुड़ पाए। वैसे अनुभवी सुस्मिता जी ये भी बखूबी जानती थी कि पुलिस के चंगुल में इस स्तर तक आ जाने के बाद उनकी दिनचर्या पूरी तरह महफूज भी नहीं रह गई थी। कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी में डाली जा सकती थी, लेकिन फिलहाल संकट टल गया था। वो तत्काल किसी उलझन में नहीं पड़ी थी और इससे उन्हें आगे के लिए व्यवस्थित और तैयार होने को काफी मजबूत अवलंब मिल गया। सुधीर के वहां रखे सामान की तलाशी ली गई। ब्रीफकेस में रखी एक डायरी से उसका पता ठिकाना आसानी से मिल गया। इसके अलावा 2-3 कमीजें, एक रुमाल, 2 पैंटें, 2 अंडरवियर और कुछ कागजात उसके सामान में और बरामद हुए। सिगरेट की एक खाली डिब्बी भी उसके सामान के पास ही पड़ी मिली। सुस्मिता जी की मौजूदगी में ही जो सामान सुधीर के शव पर से प्राप्त हुआ, उसे भी एक सूची बनाकर सील कर दिया गया। सामान को कब्जे में लेकर बाद वो शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके शव को हटाए जाते समय पीठ पर ताज़ा घाव के साथ साथ कुछ पुरानी चोटों के निशान पुलिस के साथ साथ सुस्मिता जी ने भी देखे। एक रात के लिए जो अनजाना अनचिन्हा तूफान सुस्मिता जी के घर में दहकता हुआ दाखिल हुआ था, कम से कम प्रमथ दृष्टिया छट चुका था उस पर। उस घर की स्वामिनी और उस घर की दीवारों पर जीवन की ऊंच नीच के एक और अध्याय की इबारत को शब्द शब्द लिखकर, छड़ छड़ रचकर सुधीर के घर वालों को खबर पुलिस की ओर से कर दी गई। वहां आकर आवश्यक जानकारी देकर सामान तथा शव ले जाने की बाबत भी इत्तला दे दी गई। सुस्मिता जी ने पुलिस विभाग से एक गुजारिश की कि जब सुधीर के घर से कोई भी व्यक्ति उसकी लाश और सामान आदि लेने के लिए आए और यदि जब जान सुनकर उनसे मिलना चाहे तो आप जरूरी ना हो तो उसे ऐसी इजाजत ना दी जाए। अर्थात सुस्मिता जी सुधीर के किसी परिजन को अपने रूबरू झेल पाने का साहस नहीं बटोर पा रही थी और चाहती थी कि उनसे एक बाबत सुधीर का कोई परिजन ना मिले। किंतु इस बारे में पुलिस उन्हें अधिक आश्चर्य ना कर सकी, बल्कि उन्हें ये इशारा भी दिया गया कि जिन परिस्थितियों और राजधानी के जिस इलाके में ये वारदात हुई है उसमें बहुत मुमकिन बल्कि तयशुदा है कि इस मामले की फाइल आसानी से बंद नहीं की जाएगी और बात से जुड़े सभी तथ्यों की गहराई से छानबीन की जाएगी। सुस्मिता जी भी भली प्रकार समझ गई कि किसी विचारशील महिला की भावनाओं का युवा निरीह युवक की जान की कीमत को कुछ भी ना आंका जाए। कम से कम ये तथ्य तो वजनदार था कि मौकाए वारदात राजधानी में अवस्थित थी और उन मुल्क के रहनुमाओं के चंद किलोमीटर के फासले पर थी जो देश और समाज के भाग्य विधाता थे। अंतः मामले पर आसानी से ओले नहीं गिरेंगे, ये अनुमान था सुस्मिता जी का। वैसे देखा जाए तो उनकी दिलचस्पी किसी बात में नहीं रह गई थी, न इस केस को भुलाकर बंद कर दिए जाने में, न इसकी
तह तक जाकर सच्चाई जानने के बारे में। सुष्मिता जी ने इसे एक दुख स्वप्न की ही सामान्यता दी थी बस, लेकिन फिर भी सुष्मिता जी पत्थर नहीं थी। वो इस सारे चक्रव्यूह में जिस तरह से जुड़ गई थी, उनकी आशंकाएं परिवर्तित होकर इंसान के गृह नक्षकों में लौटने लगी थी। उनकी मान्यताएं सवालियां कचोटने लगी। सुधीर का शव तथा अन्य सामान जाने के बाद घर की सफाई धुलाई सब होली। घर में बंद होकर अकेले में बहुत रोई सुष्मिता जी, और उसके बाद तो उस घर में से ही एक बारगी उन्हें विरक्ति हो आई। सिरे में उगड़ने लगी उनकी तबीयत। इस दौर में वो एकदम अकेली जो पड़ गई थी। जूझने के लिए उन्होंने वरुण, सक्सेना, नमिता आदि किसी को भी कोई सूचना देने तक का ख्याल मन से निकाल फेंका था। यद्यपि इस वक्त उन्हें किसी आश्रय की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन दुनिया इंसान की आवश्यकताओं से नहीं चलती। कई बार इंसान को दुनिया की जरूरतों के मुताबिक चलना पड़ता है। कभी दिल की उमंगों को कचल मसल कर दुनिया के लिए रोना पड़ता है, तो कभी गम से बेरुखी दुखानी पड़ती है। सच कहे तो दुनिया और इंसान एक दूसरे के लिए ही बनाए गए दिखते भी कहाँ है। क्या इस दुनिया में भी ऐसे इंसान कोने कोने बस्ती बस्ती फैले नहीं पड़े, जो इसी को दिन रात कोसते उम्र काट रहे हैं? लेकिन इससे संसार की सेहत पे असर क्या पड़ने वाला है? ये हजारों साल पहले भी थी और शायद अगले हजारों साल भी रहेगी। जस की तस। तो क्या आदमी निर्लिप्त वैरागी सरीखा होकर रहे दुनिया से? दुनिया की गोद में दुनिया को गरियाता ही चढ़ा रहे? नहीं नहीं, दुनिया ऐसी नहीं दुत्कारी जानी चाहिए। ये एक रंग की नहीं है, कई कला से आए बदरंग जीवन है। तो क्या कहीं विविध रंगों की निराली छटा से सजे बसिंदे नहीं है? एक दिन दुख का, एक दिन सुख का, एक पल हंसी, एक क्षण आस, ये है दस्तूर दुनिया का। आदमी इतना समझ ले, फिजूल रोए क्यों? मीठा भाता है तो क्या, फीका कभी नहीं सहाता। तन की दुरुस्ती के लिए कड़वा भी खाता है आदमी। विधाता के लेखे कोसों क्यों जाए क्या पता। शायद भीतर से खोखले होकर ही कहीं और मजबूत होते जाने की प्रक्रिया में थी ये प्रोफेसर सुष्मिता सी। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।